तो भाई अपन पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो लगभग काफी सारा कवर कर चुके हैं हम, इसमें आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आगे क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 43 पर। चलिए आ जाइए सब लोग पेज पर। ये रहा हमारा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो टॉपिक था ये कवर कर लिया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके जो ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक मेन टाइप था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके दो सब टाइप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, और अगला था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जिसके सब टाइप्स थे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के जो सब टाइप है वो हमें कवर करने हैं। आओ देखते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में, वहां पे जो बेरोजगारी की समस्या है कि क्यों लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इसके क्या कारण है और इसके कौन से टाइप है, ये हम समझेंगे। ओ माय गॉड, पीपल आर स्टिल कमिंग। गाइज आई अगेन रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू जल्दी ज्वाइन किया करो। पहला देखो क्या है फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसको बिना पढ़े कोई बताना चाहेगा कि क्या लिखा हो सकता है इसमें, क्या होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट? एनीवन, एनी गेसेस? पढ़ेंगे तो ठीक है, पर कोई बताना चाहेगा कि सर मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है? बताओ बताओ बताओ, बोलो बेटा। सर हमने पहले भी देखा कि इंडियंस में मोस्ट ऑफ देम आर कंजर्वेटिव्स, तो वो टेक्नोलॉजी को जल्दी एडॉप्ट नहीं कर सकते और वो जो चेंजेस आते हैं उनको वो उसमें करने में टाइम जाता सीखने में। बहुत अच्छे। और कोई कुछ बोल रहा था? गर्ल्स में किसी ने कुछ बोला था? Who was that? बहुत सारे को टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज नहीं करते आती, तो फिर उनको अडेप्ट करने को टाइम लगता है और फिर उनको जॉब्स भी जल्दी नहीं मिलता। एग्जैक्टली। चलो पढ़ते हैं। लिखा है ये इसमें कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी। फिर टेक्नोलॉजी जो चेंज होती है, आप ट्रक देखिए, कार देखिए, जेसीबी मशीन देखिए, फैक्ट्री में चलने वाली मशीन देखिए, फैब्रिकेशन मशीन, वेल्डिंग मशीन से लेके कैमरा, मोबाइल, स्मार्टफोन, टीवी तक, हर टेक्नोलॉजी कितने तेजी से बढ़ रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड लेस लेबर्स। अब आपका जो कार है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न आजकल की टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी दो तरीके से या कोई भी काम दो तरीके से हो सकते हैं। देखो, एक होता है लेबर ओरिएंटेड जॉब और एक होता है मशीन ओरिएंटेड जॉब। मशीन मतलब पैसों से खरीदी हुई मशीन, मशीन को ही हम बोलते हैं कैपिटल। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है या किसी चीज को बनाना है तो इसमें दो चीजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक लेबर का और एक मशीन का। मशीन मतलब ही कैपिटल। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि इसमें मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है और लेबर का उपयोग कम होता है। तो ज्यादातर काम जो लेबर से करने चाहिए थे अब हो रहे हैं मशीन से। ये एक कारण है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने की वजह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो मशीन्स को लगा के कैपिटल को इन्वेस्ट करके अपना काम कर रही है जहां उनको लेबर की जरूरत नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम कॉटन सिटी में रहते हैं, हमारा जो मेन बिजनेस है ये है कॉटन का बिजनेस। यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चर कॉटन का होता है। अब एक जमाना था जब खेतों से, किसान के खेतों से कॉटन निकलता था और फैक्ट्रियों में जाता था, तो उस कॉटन से सबसे पहले तो उसकी जो सरकी होती है, सीड होता है कॉटन सीड, उसको अलग किया जाता है, बराबर है। फिर बचती है जो उसको रुई बोलते हैं, रुई। उस रुई को एक एक मशीन में डाला जाता है जिसको प्रेसिंग मशीन बोलते हैं। तो वो रुई एकदम ऐसे दबकर गोला बन जाती है, कड़क वाला। फिर उस प्रेस किए हुए रुई से, जिसको गठान बोला जाता है, एक मशीन में डाला जाता है जिससे धागा निकलता है।
फिर उस धागे को बुना जाता है जिससे कपड़ा बनता है। तो ये जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी ऐसे चलती थी पहले। रुई कपास खरीद के लाओ, उसमें से सरकी अलग करो, फिर उसका प्रेसिंग करो, उसका एक बड़ी सी गठान बनाओ, फिर उसको चरखे में डालो और उससे धागा बनाओ, और फिर धागे से बुनाई करो और उससे कपड़ा बनाओ, फिर कपड़े को कलर करो और उन लोगों को बेचो जो कपड़ा बेचते हैं या उसकी सिलाई करते हैं। तो स्टार्टिंग में ना ये सब काम मैनमेड था, लेबर ओरिएंटेड था। इसमें लेबर इंटेंसिविटी ज्यादा थी, ज्यादातर ये काम लेबर के माध्यम से करते थे, तो काफी लोगों को काम मिल जाता था। फिर समय बदला, हर चीज की मशीन आने लगी। अब ऐसी मशीन आई है जो आपका कॉटन उठा भी देती है, जेसीपी मशीन जैसी मशीन। ऐसी मशीनें भी जो कॉटन से रुई को, सरकी को अलग करके रुई बनाती है, ऐसी मशीनें भी है जो रुई की प्रेसिंग करती है। धागा बनाने वाली मशीन है और धागे से कपड़ा बनाने वाली मशीन है, और वही मशीन कपड़े को डाई के बॉक्स में, कलर के बॉक्स टब में डुबाकर उसको कलर भी करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इसके वजह से लेबर की जरूरत कम हो गई है। अब लेबर कौन सा चाहिए? पहले वो लेबर था जो काम करता था, अब वो लेबर चाहिए जिसके पास कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का और मशीनों का नॉलेज है। तो दो प्रकार से इस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जा सकता है। एक तो ये कि मशीन के आने की वजह से लेबर का काम कम गिरता है, तो इसकी वजह से लेबर को जॉब नहीं मिलता। दूसरा, जैसे कि केवल ने और खुशी ने अभी अभी बताया कि लेबर हमारा है ये बहुत जल्दी सीखता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता नहीं है। तो भाई मशीनें तो लोग खरीदते हैं बिजनेसमैन, पर उसको चलाने के लिए ट्रेन इंसान नहीं मिलता है, इसलिए फिर उसको जॉब नहीं मिलती है। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मशीनें चलाना आता नहीं है। तो ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव, इसका मतलब है अब ज्यादातर काम मशीन से होता है तो लेबर की जरूरत कम है। व्हेन न्यू टेक्निक आर इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, existing worker are displaced from their job due to lack of proper training. Example, computerization, introduction of a robotic technology, etc. अब भैया आप लोग अगर डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हो, तो अब देखो मॉडर्न मेगा फैक्ट्रीज है, यहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर काम रोबोट करते हैं और ऑटोमेटिकली करते हैं। लिखित अपना माइक बनकर आगे। अगला है एक, अच्छा तो ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझा क्या आपको? इसके दो प्रकार से आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें लेस लेबर चाहिए, ये कारण है। और दूसरा, लेबर जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो मशीनें चला नहीं सकता है। कंप्यूटराइजेशन भी तो हो रहा है, ज्यादातर काम तो कंप्यूटर करते हैं, पर कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है, इसको चलाने को आदमी लगता है और उतनी ट्रेनिंग किसी के पास है नहीं, तो बैठे हैं बेरोजगार। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, भविष्य आपका आप इस चैप्टर में देखो, आपको भी तो कल जिम्मेदारी लेनी है, काम करना है, घर चलाना है। भाई सोच समझ के फैसला लो। बहुत ही ज्यादा मेहनत जो करेगा, बहुत अच्छा जो पढ़ेगा और जो काम सीखेगा उसको काम मिलेगा, बाकी लोगों को काम नहीं मिलेगा। अगला जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप, अब अर्बन में दो मेन टाइप, एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का पहला सब टाइप टेक्नोलॉजिकल। अब दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो क्या होता है। A frictional unemployment is caused due to breakdown of machinery, power failure, shortage of raw material, strike by worker, कोरोना पैंडेमिक। हम हमारे हाथ से लिखते हैं क्योंकि जब ये किताब छपी थी तब किसी को नहीं पता था कि कोरोना पैंडेमिक आएगा। फ्रिक्शनल मतलब कुछ समय के लिए, फ्रिक्शनल मतलब फ्रैक्शनल, कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे वर्कर तो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर मशीन का ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन मतलब मशीन में खराबी आना। अब 1 महीना लगेगा ये मशीन को ठीक करने में, तो 1 महीना किसी को काम नहीं। मालिक ने बोला लेबर को काम नहीं है, फैक्ट्री आओ मत, 1 महीने का पगार नहीं मिलेगा। पावर फेल्यूर, अब ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, पर इससे काम रुकता है, तो डेली वेजेस कमाने वाले वर्कर को पैसा नहीं मिलता। उनको बोलता है कि अब पावर फेल्यूर की वजह से तो मशीन नहीं चल रही, और अचानक बिजली चली गई तो मशीन में भी खराबी आ गई। 3 दिन काम पे मत आओ, 3 दिन का पगार नहीं मिलेगा। अब शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी एक कारण है। भाई जिस चीज, जो मटेरियल हमें फैक्ट्री को चालू करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है, उसका शॉर्टेज है। माल आ नहीं रहा तो माल बन नहीं रहा, तो लेबर लोगों को बोल दिया गया कि जब तक माल आता नहीं तब तक काम पे मत आओ, तो बेचारे बेरोजगार हो गए।
खुद कभी कभी वर्कर भी कम शहाने नहीं होते, स्ट्राइक पे चले जाते, तो मालिक बोलता करते बैठो भूख हड़ताल, ना खाने को मिलेगा ना मैं पगार दूंगा, बैठे रहो। फिर बेरोजगारी आ गई पर थोड़े समय के लिए। एक सेट और कोरोना पैंडेमिक आया है, अभी तो काफी सारी कंपनियां ये बोल रही है कोरोना की वजह से माल की डिमांड नहीं है तो फैक्ट्रियों में आपकी जरूरत नहीं है तो मत आओ। काफी सारे लोग बैठे हैं घर पे उम्मीद लगाए हुए कि वैक्सीन आएगी सब कुछ ठीक होगा और हम काम पे। एक साल हो गया अभी कुछ लोगों को घर बैठे बैठे, कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम में घर से काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, पर लेबर थोड़ी ना वर्क फ्रॉम होम करेगा। टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर बेस्ड काम आप घर से कर सकते हो, पर मेहनत का काम आप घर से कैसे करोगे फैक्ट्री के लिए, तो बैठे हैं कुछ समय से बेरोजगार। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन नेचर, इसको हाईलाइट कीजिए अच्छे से। इस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वन लाइनर पूछा जा सकता है। तो ये बात दो समझ में आई क्या बच्चों, कि भाई इंडस्ट्री में कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल टाइप का हो सकता है, कभी कभी फ्रिक्शनल टाइप का हो सकता है। आगे चले अपन। अगला जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडस्ट्री में पाया जाने वाला, वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे सर साइकिल क्या होती है, तो देखो भाई, हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आता है। गर्मियों के बाद बारिश होती है, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है। जैसे हमारे सीजन साइकिल बदलते हैं, बिजनेस भी अलग अलग साइकिल से गुजरता है। कुछ समय ऐसा आता है 2 4 5 साल का, जब बिजनेस में बरकत होती है, जिसको हम बूम बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, बिजनेस बढ़ते चला जाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, सेल बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलती है। फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है ना इकोनॉमी में, सब कुछ ढीला सा पड़ने लगता है, सब कुछ ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, लोगों की इनकम कम होती है, 10 लोगों की जगह पे 5 ही लोगों का काम होता है, 5 लोगों की नौकरियां चली जाती है। ऐसा एक मंदी का दौर अर्थव्यवस्था में आता है। तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था दो दौर से गुजरती है, एक है तेजी, एक है मंदी। ये वर्ड आपने सुने होंगे, तेजी मंदी, तेजी मंदी, तेजी मंदी। कुछ लोग कभी बोलते हैं मार्केट में बहुत तेजी है, ये अच्छा होता है, तेजी है तो माल बन रहा है, माल बिक रहा है, इनकम हो रही है, लोगों को नौकरी मिल रही, सैलरी भी बढ़ रही, जॉब भी मिल रहा। पर जब मंदी आती है ना, तो ये सब कुछ उलटा पुलटा होता है। और जैसे तेजी 4 5 साल तक चलती है, वैसे मंदी भी 4 5 6 और कभी कभी 10 साल तक चलती है। ये कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी कमर तोड़ी है ना, कि अभी हम एक डिप्रेशन के मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? Cyclical unemployment is a result of cyclical fluctuation in the level of business activity। एक एक साइकिल आती रहती है बिजनेस एक्टिविटी में, तेजी की साइकिल, मंदी की साइकिल, तेजी की साइकिल, मंदी की साइकिल। इसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे दिन के बाद सुबह होने से आप रोक नहीं सकते और सुबह के बाद शाम होने से रोक नहीं सकते, वैसे बिजनेस में तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी अटल है। the economy passes through phases of prosperity and depression। तो ये जो साइकिल है बिजनेस की, ये दो प्रकार की साइकिल है। एक है प्रॉस्पेरिटी मतलब तेजी, और डिप्रेशन मतलब मंदी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, इफेक्टिव डिमांड फॉल्स विच लीड टू फॉल इन द प्राइसेस एंड प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर। अगर डिप्रेशन आता है तो मार्केट में डिमांड घटती है, लोग खरीदने वाले कम हो जाते हैं या नहीं खरीदते, उसकी वजह से चीजों की कीमत भी घटती है, कीमत घटती है तो प्रॉफिट भी घटता है, प्रॉफिट घटता है तो फिर बिजनेसमैन ये सोचता है यार सैलरी देना मुश्किल जा रहा है, तो मेरे को 100 लोगों को काम पे नहीं रखना, तो 50 लोगों को निकाल दो। वो तो जो है उसमें से भी कुछ लोगों को निकाल देता है, और नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं जॉब करने, उनको तो वैसे भी जॉब नहीं मिलती। तो आज का जो दौर है ना कोरोना का, ये भयंकर डिप्रेशन का दौर है। आज की तारीख में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। As a result, there are corresponding decline in the investment and production of commodity। तो बिजनेसमैन भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, नई मशीन नहीं खरीदता, नया फैक्ट्री नहीं खोलता, कैपेसिटी नहीं बढ़ाता अपने फैक्ट्री की, प्रोडक्शन भी घटता है, चीजें भी कम बनती है। अब फॉल इन प्रोडक्शन लीड टू फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट। अब माल नहीं बन रहा है फैक्ट्री में तो लोगों की जरूरत नहीं, वर्कर की जरूरत नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ी। एज अ रिजल्ट वर्कर आर थ्रोन आउट ऑफ अ जॉब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्या, डिप्रेशन। तुरंत कंपनियां काम से निकाल देती है। भाई हमारे छोटे से गांव में भी ये हुआ है, लोगों की नौकरियां गई है, अभी बेचारे बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे बताओ। ये है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो तेजी मंदी की साइकिल आती है, ये कोरोना ने एक अजब सी मंदी ला दी है, जिसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है।
ओके, तो हम पढ़ रहे थे अर्बन में, शहरों में पाए जाने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को। इसके दो टाइप है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का पहला टाइप है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा अभी अभी हमने पढ़ा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अगला आएगा जो आपको देखने मिलेगा फोर्थ टाइप, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये समझना थोड़ा कठिन जाएगा आपको, पर ध्यान दोगे और अच्छे से सुनोगे ना मेरी बात तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, this type of unemployment arises due to drastic change in economic structure of a country। ये वर्ड है, ड्रास्टिक चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। देखो भाई, हर एक अर्थव्यवस्था का अपना स्ट्रक्चर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है एग्रीकल्चर और उसमें काम करने वाला किसान और लेबर। ये लोग मैन्युअल तरीके से काम करते, यही हमारा स्ट्रक्चर है। हमारी जो फैक्ट्रियां थी कुछ सालों पहले, इनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम होता था, मशीनों का इस्तेमाल कम होता था, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता था। पहले ऐसा था कि लोग कपड़ों में कॉटन के कपड़े डिमांड करते थे, टेरिकॉट के कपड़ों की डिमांड कम थी। लोगों की जो डिमांड थी वो अच्छे आटे की, अच्छे क्वालिटी के गेहूं की थी, पिज्जा की और बर्गर की नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगे, लोगों की आदतें बदलने लगी, लोग अब अलग प्रकार की चीजों को डिमांड करने लगे। पहले लोगों को कीपैड वाले मोबाइल अच्छे लगते थे, फिर अचानक के टच पैड वाले, टच स्क्रीन वाले मोबाइल अच्छे लगने लगे। पहले टीवी ब्लैक एंड व्हाइट और बड़ा हुआ करता था, फिर लोगों को फ्लैट्रॉन टीवी चाहिए लगा। पहले लोग छोटी कार प्रीफर करते थे, अब लोग एसयूवी प्रीफर करने लगे हैं। पहले लोग होटल में खाना खाना जाते थे तो दाल फ्राई और रोटी मंगाते थे, अब ढेर सारे स्टार्टर मंगाते हैं, सूप्स मंगाते हैं। तो देखो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, उसमें काफी चेंजेस आते हैं। एक जमाना था जब रिस्ट वॉचेस की और कैमरा की डिमांड बहुत थी, अब रिस्ट वॉचेस और कैमरा दोनों की जगह मोबाइल ने ले ली, तो अब भीड़ कैमरे की दुकान में और वॉचेस की दुकान में नहीं, अब आपको मोबाइल की दुकान में भीड़ दिखती है जहां कस्टमर वो चीज खरीदता है। तो बनाने वालों ने भी कैमरा बनाना और वॉचेस बनाना कम कर दिया, अब वो लोग मोबाइल ज्यादा बनाने लगे हैं। कोचिंग क्लास में भी एक स्ट्रक्चर में चेंज आया है। पहले कोचिंग क्लास का मतलब होता था बच्चों का क्लास में आना, भीड़ करना, एंजॉय करना, पढ़ना, मस्ती करना। अब स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो चुका है कि अब ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा प्रीफर की जाती है। लोगों को लगता है कि ये सस्ता है, कन्वीनियंट है, क्लास मिस नहीं होती, जहां भी जाओ क्लास कर सकते हो, देख सकते हो। टीचर्स लोगों को भी लगता है कि हॉल के हजारों लाखों रुपए के भाड़ा देने से अच्छा है कि एक रूम में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाओ। तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस है बेटा। व्यापारी पहले आप लोग जब शॉपिंग करते थे तो आपका कहना रहता था कि शाम को तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मार्केट में चलते हैं, चीजों को देखते हैं, खरीदते हैं, भाव करते हैं। अब आपका पैटर्न बदल चुका है, अब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। तो देखो ये सिर्फ आपकी आदतों में बदलाव नहीं आए हैं, इसके वजह से धंधे का जो व्यापार का जो पैटर्न था, जो स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरह चेंज हो गया। अब इस बदलते स्ट्रक्चर के साथ जिसने अपने आप को बदला, उसके पास जॉब है, काम है, वो पैसा कमा रहा है, और जो इस स्ट्रक्चर के साथ बदलते हुए अपने आप को नहीं बदल पाया उसकी हालत खराब है। कोचिंग क्लास के ही एग्जांपल दूं तो मैंने तो काफी पहले ये तय कर लिया था कि अपने को ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोरोना तो उसके बाद आया, मैंने तो सारी तैयारी उसके पहले कर ली थी क्योंकि मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन अकेडमी लॉन्च भी करना चाहता था। उसके बाद ये हुआ कि कई सारे टीचर लोग नहीं पढ़ा पाए ऑनलाइन, आज उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर में चेंज आया है। हो सकता है कि आने वाला जो फ्यूचर है, कॉलेजेस भी बंद हो जाए, जितनी भी जगह है, बड़े बड़े जमीनों पे कॉलेजेस है, हर जगह मॉल खुल जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाए, मल्टीप्लेक्स खुल जाए, अमलोकचंद कॉलेज, एंग्लो, जेडी, जाजू, ये जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में कॉलेजेस है सब बंद हो जाए, सब जगह पे मस्त मस्त थीम पार्क बन जाएंगे और एजुकेशन हो जाएगा पूरा ऑनलाइन। फिर ये जो स्ट्रक्चर बदला एजुकेशन का, इसको कैसे कॉप अप करें। फिर कुछ लोग टीवी रिपेयर करते थे, आजकल टीवी रिपेयर करने का सब जमाना ही नहीं रहा। एक टीवी खरीदो, खराब हो गया, स्क्रैप में फेंक दो, नया टीवी लेके आओ। ये वाला सब पैटर्न अभी चल रहा है। तो देखो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये ड्रास्टिक चेंजेस समझने के लिए आपको अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा।
These changes may affect either the supply or demand for a factor of production. Structural changes in economy are caused by changes in government policy. ऐसे structural change आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। अब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी तो है कि फिजिकल ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन ही लेनी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने बोला ई कॉमर्स को बढ़ावा दो, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनियां बन गई। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है मार्केट में, अब क्या करने के लिए, कोई नया बिजनेस करने के लिए, तो वही बिजनेस बढ़ा रहा है जिसके पास पैसा है, सारा धंधा उसी की तरफ खींचा जा रहा है। जैसे वोडाफोन और आइडिया बर्बाद हो गए, जियो वाले के पास पैसा था तो आगे बढ़ गया। शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, भाई एक आधा एरिया ऐसा है जहां पे बहुत दंगे फसाद होते हैं, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े करते हैं, बिजनेसमैन को लगता है ये जगह खराब है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ लोग प्यार से रहते हैं, तो वहां के लोगों की बेरोजगारी आ गई। ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आया है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म फेनोमेनन, और ऐसे इसमें क्या होता है कि जिसकी नौकरी चली जाती है, जिसको काम नहीं मिलता ना, उसको कई सालों तक काम नहीं मिलता, वो पड़ा ही रहता है, बेरोजगारी पड़ा रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता अब क्या करूं। अब आप उस अंकल का एग्जाम्पल लीजिए जिसकी टीवी रिपेयर की दुकान थी, वो अंकल का उदाहरण लीजिए जिसकी रिस्ट वॉचेस की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, फिर टीवी रिपेयर का दौर चला गया। एक ऐसे अंकल का लीजिए उदाहरण जिसका फोटो स्टूडियो था, फिर वो भी चला गया दौर, अब लोगों के पास ही हाई डेफिनेशन 100x जूम के कैमरे हैं। तो भाई इन लोगों को क्या हो गया, ये टीवी रिपेयर करने वाले अंकल कई सालों तक बेरोजगार पड़े रहे, आज भी उनके पास काम नहीं। ये वॉच बेचने वाले दुकान वाले अंकल, बिजनेस चला गया, काम ही नहीं है। ये भाई फोटो स्टूडियो चलाने वाले लोग क्या करें, तो बड़ा ही एक ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। Structural unemployment takes place because of a mismatch between skill of worker and the job that are actually available. ये ऐसा आता है कि आपको जो काम आता है, जो स्किल आपके पास है, अब वो काम होते ही नहीं है, तो आपको कोई काम ही नहीं देना चाहता, और जो काम चाहिए मार्केट में वो स्किल आपके पास है नहीं, वो काम आपको करने आते नहीं। पहले आप गड्ढे खोदते थे तो गड्ढे खोदने का काम मिलता था, अब गड्ढे जेसीबी खोदती है तो जेसीबी चलाना आपको आता नहीं, क्या करे, बैठे रहो फिर बेरोजगार। स्ट्रक्चर ही चेंज हो गए। पहले कुआं खोदने के लिए लेबर जाते थे, फावड़ा टोपला ये सब लेके कुआं खोदते थे, कई सालों कई महीनों तक काम चलता था। अब कुआं खोदने के लिए बम से उड़ा देते जमीन को, जेसीबी लगा देते, फिर जिसको बम चलाना था, बम से उड़ाना था, जेसीबी लगाना था, वो लोग जीत गए। मुझे याद है मेरे पापा ने 1996 में हमारे विलेज के गांव में बोरिंग हब्सी बनाई थी, वो जो हैंडपंप होता है ना वो, तो कई लोग आए थे, वो गोल 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 हाथ से घुमा के ऐसा गड्ढा करते थे और फिर उसमें बोरिंग फिट की और पानी आया। आज बोरिंग लगाना 2 घंटे का काम है, एक ट्रक आता है बड़ा सा, मशीन आती है, ड्रुर करके आवाज करती है, जमीन में जितना 200 300 400 फुट आपको डीप करना है कर देते, बोरिंग बैठाते, मशीन बैठाते और चलो। फिर ये जो वर्कर थे जो इस फील्ड में काम करते थे, उनका तो पूरा जॉब ही खत्म हो गया। अब जॉब आ गया कैपिटल इंटेंसिव बेसिस पे, जिसके पास मशीन है, जो ट्रक खरीद सकता और जो बोरिंग बना सकता, वो पैसे कमा रहा, नहीं है उसके पास कोई काम नहीं। अब ये क्या लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ये पूरा सिस्टम ही बदल गया अर्थव्यवस्था का, अब वो काम होते ही नहीं जो आपको आते हैं, तो आप रहे बेरोजगार। शिफ्टिंग द, ये तो इसका कारण है स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ अ मिसमैच बिटवीन द स्किल ऑफ अ वर्कर एंड द जॉब दैट आर एक्चुअली अवेलेबल। एग्जाम्पल, हॉर्स कार्ट हैज बीन रिप्लेस बाय द ऑटो रिक्शा। पहले लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, अब घोड़ा गाड़ी का जमाना चला गया। फिर जिसने रिक्शा ले लिया और रिक्शा चलाना सीख लिया, उसके पास बिजनेस है, घोड़ा लेके बैठे, घोड़ा भी बेरोजगार, घोड़े का मालिक भी बेरोजगार, दोनों के ही लाले पड़े, घोड़े को चने नहीं, मालिक को रोटी नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग हैज कॉज्ड द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द मैनुअल टाइपिस्ट। एक जमाना था वो टाइपराइटर आता था और टाइपराइटर टक 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 करके टाइपिंग करता था। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, कंप्यूटर आ गया, जिसको कंप्यूटर टाइपिंग आती है वो कंप्यूटर पे काम कर लेता है, जिसको टाइपिंग आती थी, सिर्फ टाइपिंग आती थी, उसने अपने आप को नहीं बदला, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, धंधा खत्म, बेरोजगारी आ गई। और ऐसी बेरोजगारी आई कि अब अच्छे से जाने नहीं वाली, क्योंकि आपने उम्र टाइपिंग करना चालू किया था 20 की उम्र में, आपकी उम्र हो गई 35, जगह ले ली कंप्यूटर ने, अब आप 35 की उम्र में नया सीख नहीं सकते, तो बैठो बेरोजगार। ये बड़े ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और मेरी बात लिख लो, कोचिंग क्लास लेने वाले 75% टीचर पे भी ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की तलवार टंग रही है।
अब जो ऑनलाइन पढ़ाना सीखेगा उसकी कोचिंग क्लास चलेगी, जिसको नहीं आता उसका गया, बिजनेस गया, धंधा गया, व्यापार गया, सब कुछ खत्म। तो ये चैलेंजिंग दौर होता है जब स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चर में क्या आते हैं चेंज। अब एक दुकानदार था जिसके पास दुकान में लोग आते थे और माल देखते थे, खरीदते थे। अमेज़न उससे भी कम रेट पे होम डिलीवरी देना चालू कर दिया। स्ट्रक्चरल चेंज है, उसका धंधा खराब हो गया, वो बेरोजगार हो गया। बात समझ में आई क्या? माइक ऑन करके आप लोग इस पे इनपुट्स अपने दे सकते हो कि आपको ये मैंने जो समझाया स्ट्रक्चरल चेंज, ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई? एग्जाम्पल को ध्यान में रखो तो आंसर लिख पाओगे अच्छे से। एम आई क्लियर ऑन दिस? और कुछ उदाहरण अगर आपको भी अगर आपके दिमाग में भी कुछ उदाहरण आया है जैसे हॉर्स कार्ट और टाइपिंग वाले का, तो आप भी उदाहरण बताओ, तो बाकी बच्चों को भी सुनने मिलेगा कि ये भी एक एग्जाम्पल है सर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का। मैं तो चाहूंगा कम से कम 4-5 लोगों ने तो भी 4-5 अलग अलग उदाहरण देने चाहिए इस क्लास में। है किसी के दिमाग में घूम रहा है कुछ तो बोल दो, सही गलत छोड़ो, जो आता मन में वो बोल दो, बोलो। एनीबॉडी कुछ तो बोलो। क्लास में तो बड़ी बड़बड़ बड़बड़ करते हो सब लोग, सर ये भी तो है सर, इससे इसको भी तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं सर, बोलने में क्या जाता है, बोलिए। केवल अच्छा, पहले गजल को सुनते हैं, बोलो गजल। या फिर बुलेट वगैरह यूज करते थे सामान शिफ्ट करना, ट्रांसपोर्ट। हाँ बराबर है, पहले सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ियां का इस्तेमाल होता था। आप अपने मंडी में जाओ, जो किराना मार्केट है, होलसेल मार्केट, वहां पहले बैलगाड़ियां खड़ी रहती थी, फिर धीरे धीरे टेम्पो और ट्रक ने उसकी जगह ले ली, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो जिसने ट्रक टेम्पो चलाना सीख लिया उसके पास काम है, बैलगाड़ी वाले बैलों के साथ बैठे हैं खाली पीली। यस दीपेश, तुम कुछ बोल रहे थे। सर ये जो किराना दुकान रहते हैं, जो पहले सिर्फ ये करते थे, जो 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 चाहिए वो हम्म, ऑर्डर। हम्म, ठीक है, एनीबॉडी एल्स? दीप कुछ है और अब दिमाग में? डीमार्ट है तो डीमार्ट वाला हाँ, टाइप से स्टोर्स रहते हैं। डीमार्ट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। पहले हमारे अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या था? कपड़ा खरीदना है कपड़े की दुकान में जाओ, सोना खरीदना है सोने की दुकान में जाओ, लैपटॉप खरीदना है लैपटॉप की दुकान में जाओ, किराना खरीदना है किराना की दुकान में जाओ। अब एक नया सिस्टम आया है, मल्टी ब्रांड स्टोर। एसपी में, ओसीएम में पढ़ा आपने? इससे भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब लोग प्रीफर करते हैं एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, कपड़ों से लेके खिलौने से लेके किराना से लेके तो मेडिसिन तक। तो डिमांड जैसी जगहों पे बढ़ रहा है बिजनेस, और जो एक सिंगल दुकान लेके बैठे उनको स्ट्रगल हो रहा है। ये व्यापारी में बात करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये स्ट्रक्चरल चेंज का जबरदस्त और तगड़ा झटका उनको बैठा है। फिर अगर किसी किराना दुकान में पहले 5 नौकर काम करते थे तो बोलता है भैया इतनी जरूरत नहीं है, 2 लोगों को नौकरी से रखता हूँ, 3 लोगों को निकाल देता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दीपेश ने, बहुत अच्छे दीपेश, शाबाश। गजल का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, बैलगाड़ी वाला। यस दीप, खुशी बताओ ना बेटा, कुछ तो बोलो तो मजा आएगा क्लास में। बोल बेटा खुशी। अब पहले लोग घर में ही पापड़ बना के सर्व करते थे, अब कंपनीज बन गई तो उनका धंधा ही हो गया। हाँ, पहले कैसा था, छोटे छोटे घर में पापड़ अचार, इसकी बड़ी डिमांड रहा करती थी मार्केट में। फिर ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर आ गई, अब वो मशीनों से हाई क्वांटिटी हाई क्वालिटी की चीजें बनाते हैं। तो फिर इनके बिजनेस पे उसका फर्क पड़ा, यहाँ बेरोजगारी आई है। पहले एक आंटी पापड़ बनाती थी तो अपने आजू बाजू के 4-5 लेडीज लोगों को काम मिलता था, और वो काम मिलना मुश्किल हो गया है। ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है, इसको समझना पड़ता। ये जिस जो व्यक्ति इस चीज को समझता और भागता ना, वही तरक्की करता, बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती कि भाई कैसे कॉप अप करे इस बदलते हुए सिस्टम के साथ, और कैसे अपने आप को और अपने धंधे को बचाए। बहुत अच्छा खुशी, बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम लोगों में कूट कूट के टैलेंट भरा है। बहुत उदाहरण आएंगे, अभी भी कई लोगों के दिमाग में चल रहा है। हाँ बोल बेटा बोल। केवल पोस्ट ऑफिस पहले मतलब किसी को कुछ चिट्ठी देने बहुत पहले वो पोस्ट डालना पड़ता था, टाइम हम्म। लगता था। हाँ अभी मैसेज या ईमेल कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा। पहले आया था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता था। अपने मम्मी पापा से पूछो, जब उनकी शादियां हुई थी तो एक दूसरे को खत लिखा करते थे, वो दौर कुछ अलग ही दौर था। तो काफी जॉब था पोस्टमैन को पास, पोस्ट कार्ड बेचने वालों के पास। फिर ऐसा स्ट्रक्चर आया, टेक्नोलॉजिकल ऐसा चेंज आया कि सब चिट्ठी विट्ठी लिखना बंद हो गया। व्हाट्सएप ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, सस्पेंस ही खराब कर दिया लाइफ का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केवल मुझे पता है और भी अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे स्ट्रक्चरल और बिजनेस के चेंजेस। सर हाँ पहले हाँ, मूवीज बोलो गजल बोल लो पहले, चलो फिर कुमकुम को मौका देंगे। पहले मूवीज देखने करना जाते थे, हम्म, अब ऑनलाइन देख सकते हैं,
साइट्स वगैरह। हाँ देखो, पहले एक बिजनेस था जहां पे कैसेट और सीडी बेचा करते थे लोग, है ना, मूवीज की। तो लेटेस्ट मूवी मिलती नहीं थी, या तो थिएटर में जाके देखना पड़ता था, या तो फिर सीडी वगैरह खरीदनी पड़ती थी। फिर अभी एप्स आ गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसमें आपका क्या क्या है, कुछ उदाहरण बताओ। वो जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपन, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न हॉटस्टार। प्राइम। तो ये भी, ये अब जो लोग उस बिजनेस में थे सीडी और गाने बेचने के, उनका तो धंधा खत्म हो गया ना। मुझे याद है हम पहले कैसेट में गाने भरवाते थे, साइड ए साइड बी होती थी, फिर सीडियां राइट करवाते थे, फिर डीवीडी राइट करवाने लगे, फिर पेन ड्राइव में गाने भरने के लिए जाना पड़ता था, वो जिसके पास गाने थे और कंप्यूटर था, फिर वो 50 रुपए 100 रुपए लेकर पेन ड्राइव में गाने भर के देता था। अब तो भी पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं, सब जीपीएस और मोबाइल पे ही आपके कार में और घर में गाने बजने लगते हैं। बहुत बड़ा फर्क है, स्ट्रक्चरल चेंज है। इस चक्कर में कई लोगों के बिजनेस खराब खराब हो गए, या फिर उनको नए बिजनेस ढूंढने पड़े, या तो बेरोजगार हो गए। कुमकुम, आप कुछ बोल रहे थे, आओ। हम्म। हम्म। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि भाई जिसको ऑनलाइन कंप्यूटर वाले सब काम करने आते हैं वो पैसा कमा रहे हैं, जिनको नहीं आते वो बेरोजगार बैठे हैं। अभी आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आधार सेंटर जाते हैं। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, स्किल है, वो बिजनेस कर पा रहा है, उसके पास जॉब है। जिसको समझता ही नहीं है, गधे के जैसा बैठा है, वो बेरोजगार बैठा है, फिर उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। अभी अभी कुछ मैसेज में भी एक कमेंट आया है अपने पास, दीप से। अभी धीरे धीरे लोग ई व्हीकल को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ये देखो, ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है इकोनॉमी में। लोगों की डिमांड और सप्लाई की पैटर्न बदल रहे हैं। पहले जो लोग कार बनाते थे, उनको अब सोचना पड़ेगा, ई व्हीकल बनाना पड़ेगा। टेस्ला का नाम सुना है? इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला। उन्होंने काफी आगे बढ़ गए, ई व्हीकल बनाने लगे। हाँ, महिंद्रा की ई व्हीकल आ गए, टाटा की ई व्हीकल आ गए। अब जो कंपनी ई व्हीकल बनाएगी, वो खुद कमाएगी और लोगों को जॉब देगी। या वर्कर, या इंजीनियर जो ई व्हीकल पे काम करते हैं, उनके पास काम रहेगा, और ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का दौर खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। बहुत अच्छा। और बताओ, यही तो मजा है क्लास का। हाँ बोलो बेटा, केवल। हम्म। अभी वो फ्लाइट आ गए तो जल्दी मतलब फटाफट पहुंच जा सकते इमरजेंसी में। ठीक है, ये भी तो एक स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। तो सी वालों के जो बिजनेस है वो कम हुए, पर माल ले जाने के लिए आज भी सी का ही सहारा ज्यादा है। और बताइए, एनीथिंग? मानसी शांत है, हर्ष शांत है, सार्थक शांत है, ईशा ने कुछ बोला नहीं, प्रियांश कुछ नहीं बोल रहा, रुचि से आज कोई कमेंट नहीं आया, पूर्वी बिल्कुल कुछ नहीं बोली आज, कृष्णा भी एकदम शांति से अपना सब कुछ सुन रहा है। भाई अपने को धनवीन सेठ नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? धनवीन सेठ है नहीं क्या गाँव में? और बताओ, है कोई आइडिया किसी के दिमाग में? कुछ चीजें आ रही हो तो डिस्कस कीजिए। मैसेज में आया है किसी का कुछ कमेंट? क्या लिखा? खुशी ने लिखा है, सर पहले शादी में महाराज वगैरह खाना बनाने आते थे, अब सीधा कैटरिंग वालों को दे देते। हाँ, ये भी चेंज हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाश खुशी, ये बात सही है कि पहले वो महाराज लोग हुआ करते थे, अब तो सब इवेंट मैनेजमेंट का काम हो चुका है। तो उसमें भी फर्क पड़ा है, उसमें फर्क पड़ा है, ये बात तो है। कई लोगों की नौकरियां उसमें चली गई, जो ट्रेडिशनल तरीके से करा सकते। अब पहले क्या था, बैंगन की सब्जी, रस्से वाली दाल, एखादी जिलेबी, ये जिसको बनाते आता था उसी को फिर कैटरिंग के और खाने में, शादियों में खाना बनाने के काम मिलते थे। अभी शादियों में आपको चाइनीज चाहिए, इटालियन चाहिए, और आपको कॉन्टिनेंटल फूड चाहिए, सीजलर्स चाहिए। कितना सारा स्ट्रक्चरल चेंज आया है लोगों की चॉइसेस में। तो काम उसके पास है जो ये सब नए नए आइटम बनाना जानते। फिर पुराने आचार्य महाराज जो हुआ करते थे ना, उनकी जॉब चली गई बेचारों की। अब उनके पास ज्यादा क्या नहीं है, काम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब ऐसा आपके दिमाग में आता रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की समझ होना। यही तो सीखना है हमें। कॉमर्स लिया है ना, तो हमारी ये जो सोचने की हमारी क्षमता है, ये औरों से ज्यादा तेज होनी चाहिए। हम ही ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको सोचने पे भी मजबूर करेगा कि अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है। और तो मैं बोलता हूँ, ये जो टिकटॉक आया है ना, टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो और रील्स, ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज है। पहले जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, वो लोगों को तभी पैसे मिलते थे जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको अपने सीरियल में या मूवी में काम देते। अब आपको किसी के पास भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एक्टिंग करना आता है, मेरे को डांस आता है, मेरे को सिंगिंग आती है। भाई अपना लॉन्चिंग कर दो, खुद अपने वीडियो बनाओ। एक बार हिट होने लगे ना, तो लाखों रुपए के पैसे वही लोग कमाने लगते हैं, है ना? ऐसा फर्क पड़ता है। तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंज। आओ आगे बढ़ते हैं।
मेरे ख्याल से समय होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे एक चार्ट है, इसको देख लेते हैं। बेरोजगारी का आलम, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन मिलियंस, मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो देखो 93 94 में लेबर फोर्स मतलब वो लोग जो काम करना चाहते हैं उसको बोलते हैं लेबर फोर्स, मतलब जिसकी उम्र 15 से लेके 59 तक है, जो काम करना चाहता है। ऐसे ही 381 मिलियन लोग थे, उसमें से सिर्फ 374 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हुए। इसको वर्क फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क फोर्स। ये लेबर फोर्स मतलब वो लोग जो काम करना चाहते हैं। एक होता है पॉपुलेशन, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये है पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन हमारे काम का नहीं है। इसमें से वो लोग जो काम करना चाहते हैं उसको बोलते हैं लेबर फोर्स, और उसमें से वो लोग जिसको काम मिला इसको बोलते हैं वर्क फोर्स, और जो लोग जिनको काम नहीं मिला इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड मतलब वर्क फोर्स में 374 लोग आए तो इतने लोग अनएम्प्लॉयड रहे, तो 2% था। फिर 99 2000 में बेरोजगारी बढ़ के 2.2% हो गई, 2004-5 में बढ़ के 2.4% हो गई, 2019 में बढ़ के 2.1 हो गई, 11-12 में बढ़ के 2.2 हो गई। इसके बाद सरकारों के छूट गए पसीने, उन्होंने फिगर देना कर दिया बंद, और ये पूरी फिगर फेक फिगर है। एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से ये 10% के ऊपर है हमारे देश में। ये सब फर्जी आंकड़े हैं, सरकार अपनी आपको बचाने के लिए आंकड़े देती है। ये देखो बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी तो 2011-12 के बाद सरकारों ने क्या नहीं दिए? आंकड़े नहीं दिए। अभी कोविड में जिन लोगों की नौकरियां गई है उसके आंकड़े पकड़ो ना, तो 20% तक भी बेरोजगारी का आंकड़ा जा सकता है, पर सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि फिर सरकार पे प्रेशर आएगा। लोग बोलेंगे आपको तो बताया इतने लोगों की नौकरियां गई, ऊपर से पेट्रोल डीजल आपने 100 रुपए करके रखा है, कैसे चलाए हम हमारे घर को? खैर चलो, घर रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। देश में भले लोग रहे ना रहे। खैर चलो, डू यू नो स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2015-16 में? तो भाई स्टेट वाइज सबसे पहला रैंक है बेरोजगारी में, ये रहा है रैंक्स। महाराष्ट्र किधर है अपना? देखा क्या किसी को? इस पे कोई सवाल आएगा नहीं आपको? 26 पे महाराष्ट्र है, हमारा नंबर है बेरोजगारी में 21वां, गुजरात का नंबर है 9वां। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड पर 1000, तो कम लोग अनएम्प्लॉयड है, सबसे बढ़िया है गुजरात। गुजरात में 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 9 लोग बेरोजगार है, सिर्फ 9 लोग। बहुत ही कम लोग बेरोजगार है, क्योंकि गुजरात की एक खासियत है, गुजरात में लोग नौकरी के भरोसे पे बैठते नहीं, अपना ही काम करना पसंद करते हैं। जो मिला वो, खेती मिली खेती, दुकान मिला दुकान, होटल मिला होटल, चाय बेचेंगे चाय, कुछ भी करेंगे पर बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये गुजरातियों की खासियत है, इसलिए गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। वो ढूंढता, नौकरी मिली तैयार तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं मेरा खुद का कुछ कर लूंगा। सबसे ज्यादा कहाँ है पता है बेरोजगार? ये त्रिपुरा में फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे सिक्किम है, फिर केरला में भी लोग बहुत बेरोजगार है, हिमाचल प्रदेश में भी जॉब कम है, आसाम में भी जॉब कम है, अरुणाचल, नागालैंड, ये सब पहाड़ी इलाके, केरला को छोड़ दिया जाए तो उधर वैसे भी फैक्ट्रियां नहीं है और खेती बाड़ी भी नहीं होती। झारखंड में बेरोजगारी बहुत है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे भी इंडस्ट्री नहीं है, राजस्थान में भी बेरोजगारी बहुत है, उत्तराखंड में है, फिर गोवा में भी है, पंजाब में है, बिहार में है, मणिपुर में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, इधर सब बेरोजगारी की समस्या है। फिर तेलंगाना में लोगों के पास अच्छा जॉब है, हैदराबाद एक अच्छा लोकेशन है उनके पास, महाराष्ट्र में पुणे है, मुंबई है, यहाँ पे लोगों को अच्छी जॉब मिल जाती तो बेरोजगारी कम है। छत्तीसगढ़ में भी लोग कम बेरोजगार है, अच्छा जीवन जीते। कर्नाटका में भी बैंगलोर है, काफी अच्छी इंडस्ट्रीज है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी कम है। और गुजरात तो है ही बेस्ट, क्योंकि वहां के लोग किसी पे डिपेंड नहीं रहते, भूखे नहीं मरते, कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर काम करते रहते हैं। घर घर में लेडीज तक काम करती है गुजरात में। इस पे बारे में कभी अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। इसको होमवर्क मार्क करो। कैलकुलेट Q2 मतलब मीडियन from above data. Use the rank of a state as given in the numerical data. Identify the state on the basis of obtained partition value. तो कितने रैंक है? 29। 29 में से 14 उधर गए, 14 इधर गए, तो 15 नंबर पे जो स्टेट है वो मीडियन है। तो हमारा जो एवरेज अनएम्प्लॉयड है वो 6% के इस पे आना चाहिए मीडियन के हिसाब से। 1000 में 60 लोग अनएम्प्लॉयड है, बिहार एक मीडियन स्टेट आता है। कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये होमवर्क ऐसा ही था, नहीं किया तो भी चलेगा।
तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं। अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके। कल से कोशिश ज्यादा से ज्यादा आप इन्वॉल्व हो, बातें करो। इंटरएक्टिव ऑनलाइन क्लास हमारी होनी चाहिए। वैसे ये लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे 10-15 मिनट के बाद। सी यू टुमारो, बाय बाय, मिलते हैं।